हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आज की वीडियो में फायर इंश्योरेंस के बारे में हम समझने वाले हैं। फायर इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं। देखो, फायर इंश्योरेंस क्या होता है। फायर इंश्योरेंस एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी और एक पॉलिसी होल्डर के बीच में, जो कि गारंटी देता है कि भाई अगर आपको कोई भी लॉस होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको गारंटी देती है कि अगर आपको कोई भी लॉस हो गया या डैमेज हो गया ड्यू टू फायर ऑफ द पॉलिसी होल्डर प्रॉपर्टी, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी जितना आपको डैमेज हो। मान लो कि आप एक बंदे हो जिसका नाम है श्याम, और आपने एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी किसी इंश्योरेंस कंपनी से, और उसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से पता चला कि भाई फायर की वजह से आपको कोई नुकसान होता है इन इन वजहों से, तो आपको क्लेम मिल जाएगा। अब मान लो उसका घर है और घर में आग लग गई ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और आपको 1 लाख का नुकसान हुआ, तो वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। दैट इज फायर इंश्योरेंस। ठीक है। तो फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड कवरेज अगेंस्ट इंसिडेंट्स ऑफ एक्सीडेंटल फायर। ये याद रखना, ये नहीं कि जानबूझ के आपने आग लगा दी तो आपको मिल जाए। एक्सीडेंटल फायर होनी चाहिए, लाइटनिंग की वजह से, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया कोई भी, तो उसकी वजह से। नेचर की बात करें तो ये सारे नेचर है। ये वही प्रिंसिपल्स है जो कि इंश्योरेंस के भी प्रिंसिपल्स है, वही फायर इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स है। जैसे कि अटमोस्ट गुड फेथ, कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए गुड फेथ के साथ, कि आपके जो भी पॉलिसी होल्डर है और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सारे डॉक्यूमेंट, वो सारे जो बातें हैं, मटेरियल इंफॉर्मेशन है, वो सारे दोनों शेयर करें। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए कि अगर आग लगी है तो पॉलिसी होल्डर को एक्चुअल में नुकसान होना चाहिए, यानी कि उसका प्रॉपर्टी में, जिस प्रॉपर्टी का वो इंश्योरेंस करवा रहा है, वो प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए, तभी तो उसका एक्चुअल नुकसान होगा। ये नहीं है कि प्रॉपर्टी किसी और की है और वो इंश्योरेंस क्लेम लेने बैठ रहा है। प्रॉपर्टी का खुद ओनर होना चाहिए। वो इंडिमिनिटी होगी, यानी कि वो कोई भी अगर लॉस होता है, होना चाहिए कोई लॉस, ठीक है, कोई ना कोई डैमेज होना चाहिए, तब जाके आपको मिलेगा। सब्रोगेशन, सब्रोगेशन का मतलब कि अगर आपको कोई लॉस हो गया तो वो उसका जो टाइटल है, यानी कि ओनरशिप है, टाइटल ओनरशिप, यानी कि आप, यानी कि उसके राइट्स है प्रॉपर्टी के, वो सारे राइट्स किस पे ट्रांसफर हो जाएंगे फिर? इंश्योरेंस कंपनी पे, जिसने आपको इंश्योरेंस दिया है। तो आफ्टर क्लेमिंग द क्लेम, ये सारे राइट्स जो है प्रॉपर्टी के, वो इंश्योरेंस कंपनी में ट्रांसफर हो जाएंगे। कंट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि भाई अगर बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी ने एक प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रखा है, तो एक इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम दे रही है वो बाकी कंपनी से कंट्रीब्यूट करवा सकती है कि भाई आप भी क्लेम का पैसा दो। ये नहीं है कि अकेला मैं दूंगी। ठीक है, दैट इज कंट्रीब्यूशन। फायर पॉलिसी अब कौन कौन से तरीके की होती है उसके बाद समझ लेते हैं। फायर पॉलिसी कौन कौन से तरीके की होती है, देखो। सबसे पहले कौन सी होती है? तो पहली हमारी पॉलिसी कौन सी होती है? वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी की जैसे कि आपको समझ में आ रही है कि भाई इसमें फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलेगी, चाहे जितना मर्जी लॉस हो, आपकी वैल्यू फिक्स कर दी जाएगी कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा। यूजुअली ये एक प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से वैल्यू डिफाइन होती है। मान लो प्रॉपर्टी 1 लाख की है तो उसमें मैक्सिमम 1 लाख का नुकसान होता है, तो उसके हिसाब से आपको वैल्यू फिक्स करी जाएगी। तो कोई भी अगर रिस्क हैपनिंग हुआ तो एक्चुअल लॉस सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ द इंश्योर्ड वैल्यू विल ओनली बी आपकी पेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वैल्यू। ठीक है ना? तो आपकी जो फिक्स वैल्यू है उसके हिसाब से एक्चुअल लॉस को देखा जाएगा, और जो फिक्स वैल्यू आपकी कितनी है, दोनों में से जो भी कम होगी वो दे दी जाएगी आपको। मान लो एक्चुअल लॉस हुआ 50,000 का, अब फिक्स वैल्यू कहा था कि 1 लाख मिलेगी, इसका मतलब थोड़ी कि 1 लाख मिल जाएगी आपको, 50,000 मिलेगी। मार्केट वैल्यू क्या हुई वो नहीं देखी जाएगी आपकी वैल्यूड पॉलिसी में, फिक्स अमाउंट मिलेगी। वैल्यूएबल पॉलिसी का मतलब क्या है कि वही उल्टा हो गया इसका, फिक्स अमाउंट नहीं देखी जाएगी। फिक्स अमाउंट कितनी है वो देखा जाएगा कि एक्चुअल मार्केट वैल्यू की प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी की इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या थी। मान लो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है 20,000, तो आपको लॉस हुआ तो 20,000 के हिसाब से देखा जाएगा कि एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, ये नहीं कि फिक्स वैल्यू कितनी थी। तो इस हिसाब से देखा जाएगा। ये बिल्कुल अपोजिट है वैल्यूड पॉलिसी के। फिर फ्लोटिंग पॉलिसी होता है। फ्लोटिंग पॉलिसी बहुत सारे रिस्क को कवर कर देता है, सॉरी, बहुत सारे गुड्स को कवर कर देता है एक ही पॉलिसी में, अंडर वन प्रीमियम। प्रीमियम एक ही देना है, सम भी आपको एक ही मिलेगा, लेकिन
एक साथ बहुत सारी लोकेलिटी में बड़े सारे गुड्स को कवर कर देगा और एक ही ओनर होता होगा। जैसे कि आपको बहुत बड़े एग्जांपल किया इसमें, मान लो कि गुड्स आपका स्टॉक हो रहा है, एक गुड्स को ट्रेडर ने स्टॉक कर रखा है अलग अलग प्लेसेस पे, गोडाउन पे भी कर रखा है, वर्क हाउस में भी है, रेलवे स्टेशन पे भी है, पोर्ट पे भी है। तो आपने क्या करा, सभी का एक ही इंश्योरेंस करवा दिया। मालिक एक है, प्रीमियम भी आपको एक ही देना है, सम भी आपको एक ही मिलेगा, लेकिन एक साथ आपको एक ही देना चाहिए, कई सारे गुड्स कवर हो गए। रेलवे स्टेशन पे जो गुड्स पड़ा वो भी कवर हो गया इस पॉलिसी में, पोर्ट पे पड़ा वो भी कवर हो गया। सबसे बड़ी बात ये है, फिर आपका देखा जाएगा कि अच्छा फिर आपका नुकसान कितना हुआ। ठीक है, एक्सेस पॉलिसी। एक्सेस पॉलिसी का मतलब हो गया कि इसका एक्सेस, आपको एक्सेस नाम से समझ में आ रहा है, एक्सेस मतलब कभी कभार आपको पता है कि स्टॉक की वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है। तो इसमें क्या होता है कि इंश्योर को पहले एक फर्स्ट पॉलिसी लेनी पड़ती है, एक पॉलिसी लेनी पड़ती है पहले वो फर्स्ट लॉस को पॉलिसी को कवर करने के लिए, कि इससे नीचे तो स्टॉक की वैल्यू जानी नहीं चाहिए। ठीक है, एंड अनदर पॉलिसी कॉल्ड एक्सेस पॉलिसी। मान लो कि स्टॉक, उसको लगता है कि भाई स्टॉक की वैल्यू 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए, तो उसने पहली पॉलिसी वो लेगा, उसे कहेगी फर्स्ट लॉस पॉलिसी, कि अगर 50,000 तक हो गई तो ये फर्स्ट लॉस पॉलिसी से इसका लॉस कवर हो जाएगा। उसके बाद होता है एक्सेस पॉलिसी, कि अगर इससे भी नीचे चला गया तो एक्सेस पॉलिसी काम आएगी। तो बैलेंस अमाउंट ऑफ स्टॉक डिक्लेयर्ड एवरी मंथ, इसमें क्या होता है कि आपको स्टॉक का जो बैलेंस है वो एवरी मंथ आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, जिसके हिसाब से आपका प्रीमियम चार्ज होगा ऑन एन एवरेज मंथली एक्सेस अमाउंट। तो आपका प्रीमियम इज चार्ज ऑन एवरेज मंथली, जो भी एक्सेस अमाउंट आपका आपका हो रहा है उसके हिसाब से आपका प्रीमियम चार्ज होगा। तो एनी लॉस मोर देन द मिनिमम स्टॉक वैल्यू इज कवर्ड बाय सेकंड पॉलिसी। तो अगर इससे कोई ज्यादा लॉस हुआ, मान लो 50 से 40,000 हो गया, तो इससे पॉलिसी से वो कवर होगा लॉस। और पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो कैसे देना है, हर महीने आपका, हर महीने आपको स्टॉक की वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से प्रीमियम चार्ज होगा। ठीक है, इस पॉलिसी में दो दो पॉलिसी आ गई। फर्स्ट लॉस पॉलिसी पहले होता है कि पहले इससे ज्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए, फिर एक्सेस पॉलिसी होता है कि अगर एक्सेस लॉस हो गया तो उसका आपको मिल जाएगा क्लेम। ठीक है, तो ये चीज होती है। फिर होता है री इंस्टेटमेंट पॉलिसी, मतलब कि री इंस्टेट, यानी कि कोई अगर पॉलिसी आपको रिप्लेस करनी है, मान लो कोई प्रॉपर्टी आपको रिप्लेस करनी है, रिप्लेस द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, कोई रिस्क की वजह से आपको कोई पॉलिसी आपने ली कि आपको लगता है ये प्रॉपर्टी में नुकसान हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी में अगर आग लग गई मान लो, तो इसकी वजह पे ये मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए, इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ठीक है, लॉस के टाइम पे नहीं देखा जाएगा। द इंश्योर अंडरटेक टू रीइंस्टेट और रिप्लेस द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी अफेक्टेड बाय द रिस्क इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। उसकी वैल्यू नहीं देखी जाएगी कि प्रॉपर्टी के टाइम में क्या हुई, कि जैसे ही लॉस हुआ एकदम से दूसरी मिलनी चाहिए प्रॉपर्टी, ये होता है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। इसको ऑल इन वन पॉलिसी बोलते हैं, ऑल इन पॉलिसी बोलते हैं, कि इसमें सारे रिस्क कवर हो जाएगा, फायर के साथ साथ अदर रिस्क, कि चोरी का, दंगे की वजह से हो गया, फ्लड की वजह से नुकसान हो गया, सब कवर हो जाएगा। स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी, ये आपका लॉस करवाता है कि कोई अगर, जो होता है ना स्प्रिंकलर होते हैं, जैसे कि पानी के जो, जहां से पानी जाता है जिससे, तो वो लीकेज हो गया पानी की टंकी पाइप से, उसकी वजह से आपका कोई नुकसान हो गया, और उसकी वजह से एकदम से जो आपका प्रेमाइसिस थे उसमें आग लगी, टू ऑपरेट ऑटोमेटिक, मतलब आग लगी उसके अंदर स्प्रिंकलेज लीकेज की वजह से, तो उसकी वजह से नुकसान हुआ, उसकी पॉलिसी है। ठीक है, तो कॉज बाय एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम स्प्रिंकलर्स इंस्टॉल्ड इन प्रेमाइसिस, जो हमारे स्प्रिंकलर लगे होते हैं, टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली व्हेन देयर इज फायर। तो जब आग लगती है तो आपका जो स्प्रिंकलर की वजह से स्प्रिंकलर लीकेज हो जाते हैं, उसकी वजह से आपका उसकी वजह से नुकसान हो गया, तो फायर तो हुआ, फायर की वजह से जो स्प्रिंकलर लीकेज हुआ उसके नुकसान हुआ, तो उसकी पॉलिसी। डिक्लेरेशन पॉलिसी होती है कि इसमें आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है कि मैक्सिमम वैल्यू जो स्टॉक है विच में गो एट एनी टाइम, कि इससे ऊपर जा सकती है। ठीक है, कि मैक्सिमम वैल्यू इससे ऊपर नहीं जा सकती, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। बट अ प्रोविजनल प्रीमियम इज पेड ओनली 75% ऑफ द सम इंश्योर्ड, जो प्रीमियम पे करना पड़ता है वो 75%, जितना हमने सम इंश्योर्ड किया उतना मिलना पड़ता है। एट रेगुलर इंटरवल आपको डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि स्टॉक आपका कितना वैल्यू का है। सो एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ एन इंश्योरेंस एन एवरेज इज टेकन, फिर उसके बाद एवरेज निकाला जाता है कि स्टॉक की वैल्यू कितनी है, बिकॉज बाकी पॉलिसी में क्या होता है कि आपको स्टॉक की वैल्यू पता नहीं होती,
तो डिक्लेरेशन पॉलिसी में हर एक की आपको स्टॉक की वैल्यू देखी जाएगी, फिर स्टॉक की वैल्यू निकाली जाएगी एवरेज बेसिस पे, तब आपका प्रीमियम कैलकुलेट होगा। प्रीमियम एक्चुअली पेबल इज कैलकुलेटेड फॉर द एवरेज, ठीक है। प्रोविजनल प्रीमियम लेकिन 75% का ही होना चाहिए सम एश्योर्ड का, लेकिन प्रीमियम बाद में कैलकुलेट होगा एक्चुअल में। इफ दिस प्रीमियम एक्सीड, अगर ये प्रीमियम प्रोविजनल प्रीमियम यानी कि 75% जो सम इंश्योर्ड है, मान लो 1 लाख का सम आपने इंश्योर्ड था, ये 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो 75% 75,000, तो 75,000 का एक्चुअल प्रीमियम प्रोविजनल है, मतलब ये अदल बदल सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है। फिर आपने स्टॉक की वैल्यू से निकाला, तो अगर वो एक्सीड कर गया तो एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, वरना आपको 75,000 ही देना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि स्टॉक की वैल्यू से प्रीमियम निकला आपका, वो कम निकला है, तो आपका फिर रिफंड भी हो जाएगा, रिफंड भी हो जाएगा। अगर आपने 75 तो ज्यादा ज्यादा दे दिया है तो रिफंड भी हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्रांजिट पॉलिसी होता है। ट्रांजिट पॉलिसी मतलब जो गुड्स को ट्रांजिट कर रहे होते हो, ट्रांसफर कर रहे होते हो, कोई लोडिंग होता है ना, कि मान लो कि रेल से जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से जा रहा है, मोटर ट्रक से जा रहा है, तो उसकी वजह से आपको नुकसान हो गया, एकदम से अराइवल के टाइम पे आग लग गई, वहां पर आग लगी, ट्रक में आग लगी मान लो, तो उसका नुकसान हो गया, वो उसका है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, उसकी वजह से वही फायर हो गया, तो वहां पर नुकसान कवर हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटिव लॉस पॉलिसी, इसमें आपका वही है कि प्रोटेक्शन फायर का लॉस का नहीं होता सिर्फ इसमें, बल्कि लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो आपको प्रॉफिट का नुकसान हुआ ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ वर्क। मतलब फैक्ट्री चल रही थी, फैक्ट्री में आग लग गई, उसकी वजह से काम रुक गया, तो वो काम रुक गया, उसका जो नुकसान हो गया उसे कॉन्सिक्वेंटिव लॉस पॉलिसी बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंटिव मतलब फायर के बाद जो आपका नुकसान हुआ उसका पॉलिसी का कवर करता है, उसकी उसका लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, जो प्रॉफिट का नुकसान होने वाला है उसका है, ठीक है। बहुत बढ़िया ये। अब फायर पॉलिसी की कंडीशन समझते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है जो हम फायर पॉलिसी अगर लेते हैं। एक्सक्लूजन, कि क्या इसमें एक्सक्लूड नहीं होता, कौन कौन से लॉसेस, मतलब कौन कौन से इसमें एक्सीडेंटल जो होता है वो चीजें इंक्लूड नहीं होती, कौन कौन सी है वो, जैसे कि पेरिल्स। पेरिल्स का मतलब हो गया जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, सिविल वॉर हो गया, रायट हो गए, दंगे, टाइकून आ गया, साइक्लोन, ये सब जो चीजें होती है जो एकदम से घटना घट गई, जो आज तक कभी होती नहीं है, मतलब सुनामी आ गई, फलाना होगा, ये सब एक्सक्लूड है, इसका आपका लॉस कवर नहीं होता। हालांकि आपने देखा था कि एक पॉलिसी थी जो राइट दंगे वाली थी, वो इसमें थी, वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में था। अगर ऐसी पॉलिसी लिखा हुआ है साफ साफ तो ठीक है, वैसे नॉर्मल पॉलिसी में सब एक्सक्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं कौन कौन से आर्टिकल एक्सक्लूड होते हैं, यानी कि कौन से गुड्स जिसपे आपको पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होगी। कोई अगर गुड्स है जो ट्रस्ट और कमीशन के हाथ में, वो नहीं एप्लीकेबल है। कोई अगर आर्ट है, कोई अगर कला बना रखी है जिसकी वैल्यू 1,000 से ज्यादा नहीं है, तो वो भी एक्सक्लूड है। कोई अगर प्रीसियस स्टोन है, बुलियन है, कोई ड्राइंग है, एनी काइंड ऑफ स्टैंप है, कोई पेपर मनी है, चेक बुक, ये सब चीज एक्सक्लूड है। एक्सप्लोजिव है, कोई अगर जिससे आप दंगे कुछ कर सकते हो, कुछ भी ऐसा, ये सब एक्सक्लूड है, ठीक है। इसमें आपका इंश्योरेंस नहीं होगा। समझ आ गई बात। लॉसेस कौन कौन से एक्सक्लूड होते हैं, तो देखो लॉसेस एक्सक्लूड होते हैं, कोई अगर नेचुरल हीटिंग से वजह से लॉस हो गया, जो आपको पता था कि होना ही होना है, वैसा एक्सक्लूड, वो एक्सक्लूड है। लॉस आफ्टर अकरेंस, कोई अगर चोरी का नुकसान, मतलब कोई फायर होगा, उसकी वजह से कोई सामान चोरी हो गया, तो चोरी का आपको नुकसान कवर नहीं है। हालांकि एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें चोरी का भी कवर था, बट वो हर एक, अगर ऐसा नॉर्मल केसेस में ऐसा कवर नहीं होता। कोई न्यूक्लियर पावर की वेपन आया, उसकी वजह से लॉस हो गया, बर्निंग प्रॉपर्टी, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बर्न होगी, तो आपका नुकसान थोड़ी है, वो आप उसके मालिक थोड़ी थे पब्लिक प्रॉपर्टी की, तो आपको लॉस कवर नहीं है बोला। कोई रेडिएशन थी जिसकी वजह से अपने आप आग लग गई, रेडियो एक्टिविटी की एनर्जी की वजह से। कोई इलेक्ट्रिकल मशीन फिटिंग कर रहे थे, उसकी वजह से आग लग गई, तो आपको पता था आग लगनी है वो, तो वो लॉसेस कवर नहीं है। उसके बाद वारंटी की बात करें, वारंटी यानी कि वारंटी होती है ना कि गारंटी, वारंटी गारंटी, गारंटी अलग चीज होती है, वारंटी अलग होती है। गारंटी होता है कि आपको सामान रिप्लेस करके मिल जाएगा, वारंटी होती है जो ठीक करके मिल जाएगी। तो वारंटी देखो क्या क्या है। एक होती है एक्सप्रेस वारंटी, जो पॉलिसी में लिखी होती है, खुद बताते हैं पॉलिसी वाले, ठीक है। एक होता है इंप्लॉयड वारंटी। अब इंप्लॉयड वारंटी मतलब पॉलिसी में लिखी नहीं होगी, लेकिन आपको खुद समझनी पड़ेगी, जो इंप्लॉयड होती है। तो इसमें एज अ सब्जेक्ट मैटर जो होता है, वो वारंटी उसमें अटैच होती है, और वो कंटिन्यू रहेगी जब तक की पॉलिसी रहेगी, ठीक है ना। नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी सच वारंटी वेदर, या तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा, और आपको क्लेम में दिक्कत आ सकती है। अब वारंटी किस किस तरीके की हो सकती है, ध्यान से हमारी बात समझो।
अब जैसे कि मान लो कि आपने हाउस खरीदा है। अब हाउस में आपको पता है कि आपको सारे मेजर लगाने चाहिए जिससे वैसे आग ना लगे। आपको अच्छे तरीके से आपके पास या आपके पास अच्छे से टूल होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट ना हो, उसके सारे मेजर आपने लगाने चाहिए। लेकिन आपने वो नहीं लगाया, आपने हाउस बना के छोड़ दिया, तारे बिखरी पड़ी है सारी, किसी को भी भैया आपका आग लग सकती है, आपको पता है कि आग लग सकती है, आपको जो जो चीजें चाहिए थी वो हाउस में लगाई नहीं, फिर आप आपका इंश्योरेंस का क्लेम मारना चाह रहे हो, तो भैया वो इंश्योरेंस क्लेम पूछेगा कि भाई ये तो इम्प्लाइड वारंटी थी आपकी, ये तो आप वारंटी मतलब प्रॉमिस, ये तो भैया इम्प्लाइड था, हमने सोच समझ के रखा हुआ था, हमने तो पहले सोच रखा था कि आपने एक कर रखा होगा, लेकिन आपने करा ही नहीं, तो ये तो गलती है ना। एक तो है कि चलो हम आपको बता रहे हैं, वो आपने नहीं करा तब तो बात ठीक है। एक है कि आपको नहीं पता है, कि आपको खुद पता होना चाहिए ये बात, ठीक है, कि आपको खुद पता होना चाहिए कि भैया अगर मैं कोई मान लो कोई आपको एक आप टीवी खरीद रहे हो, तो टीवी में आपको पता है कुछ डॉक्यूमेंट लेने चाहिए, आपने नहीं लिए, आप ऑफिस आपने खोला, आप ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर लगाना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर लगाना चाहिए, आपने वो लगाया नहीं और क्लेम मांगना चाह रहे हो हमारे से, ऐसा नहीं होगा। आगे समझ बात, ये चीज है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ की बात करें तो गुड फेथ के जो हम प्रिंसिपल है ना, वो उसका मतलब क्या होता है, यही है ना कि मिस डिस्क्रिप्शन नहीं करना, सब कुछ खुला फैक्ट सारे सामने रखने हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ऑल्टरेशन नहीं करना, ये नहीं कि आप बीच में बात की बाद में चेंज कर दो, ठीक है ना, कि भाई प्रॉपर्टी को उसके बाद रिमूव कर दो, दूसरी प्रॉपर्टी ले आए, जो कहा था वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, ठीक है, जानबूझ के आपने डैमेज का रिस्क जानबूझ के बढ़ा दिया, इंश्योरर इंटरेस्ट जो है वो सीज कर दिया बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जानबूझ के कि इंश्योरर को इंटरेस्ट ही ना हो बीच में, इंश्योरेंस कंपनी कुछ ना कर पाए, ये नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए कोई, जानबूझ के फ्रॉड एंड डिवाइस ले आए, आप जानबूझ के आग लगाने वाला ले आए, ये जानबूझ के आग लगे, ये नहीं होना चाहिए, क्लेम जानबूझ के लेने के लिए ऐसा कुछ ना करो। उसके बाद इंडिमिनिटी की बात करें तो री इंस्टेटमेंट, कि मतलब इंश्योरर की जो लायबिलिटी है वो क्लेम देने में कैश में हो सकती है या री इंस्टेट द प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी को बदल दे, तो reinstate is an option of insurer. Once the insurer becomes bound to replace the property, it cannot therefore forced to be. अगर इंश्योरर बाउंड है कि वो प्रॉपर्टी को रिप्लेस करेगा, यानी कि रिवो वाली पॉलिसी है, रीइंस्टेटमेंट वाली पॉलिसी है, तो भैया उसको प्रॉपर्टी रिप्लेस करनी ही पड़ेगी, समझ आ गई बात, तो इसका मतलब ये होता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन एवरेज, कि भैया अगर दो से ज्यादा पॉलिसी ले रखी है एक ही मैटर में, तो कंट्रीब्यूशन क्लोज आता है, जिसमें आपको को इंश्योरर यानी कि बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा अगर कोई लॉस हो गया। मान लो कि एक प्रॉपर्टी का आपने 4 इंश्योरेंस कंपनी से करवा रखा है इंश्योरेंस, तो भाई चारों को देना पड़ेगा अपना अपना प्रपोर्शन ऑफ लॉस का क्लेम, ठीक है। सब्रोगेशन आपको पता ही है कि भैया कि अगर अपने इंश्योरर ने कंपनसेट कर दिया, तो उसके सारे राइट्स और रेमेडी मिल जाएगी जो इंश्योर्ड के पास थे अगेंस्ट थर्ड पार्टी के साथ, मान लो किसी के ऊपर केस भी कर सकती है बाद में, ठीक है, इन कनेक्शन विद फायर विच किस राइट टू कंपनसेशन। मान लो कि आपको प्रॉपर्टी का राइट इंश्योरेंस कंपनी को मिल गया, और अब वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी को अगर मान लो थर्ड पार्टी के ऊपर केस करना है तो कर सकती है, कोई थर्ड पार्टी पैसे नहीं दे रही है, कुछ है कुछ भी। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ क्लेम की बात करें, भैया क्लेम सेटलमेंट हो सकता है ना, कैसे करना है, आपने आपको नोटिस देना है इंश्योरेंस कंपनी को राइटिंग में, डिलीवर टू द इंश्योरेंस क्लेम अ पर्टिकुलर लॉस विद इन 15 days, फिर आपने वो एक राइटिंग में नेसेसरी पर्टिकुलर लॉस बताना है 15 दिन के अंदर, अगर वो लॉस हुआ है आपको 15 दिन के अंदर बताना है कि ये लॉस हुआ है, गिव टू द सारे प्रूफ दो, इंफॉर्मेशन दो क्लेम के लिए, एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन दो, ट्रूथ ऑफ द क्लेम ऑफ और एनी अदर मैटर, आपको लगता है कि भैया क्लेम हुआ है, क्लेम लेना है, तो एक डिक्लेरेशन दो कि भैया ये क्लेम सच है, सच्चाई कुछ बताओ, प्रूफ दो साथ में। इंश्योरर का राइट क्या है आफ्टर द फायर, वो या तो पोजेशन दे सकता है प्रीमाइसेस का, टेक प्रोमाइसेस, या फिर डिलीवर कर सकता है किसी प्रॉपर्टी को, इंश्योर्ड को ही खुद डिलीवर कर सकता है वो, या कीप पोजेशन एंड रीजनेबल मैनर में, यानी कि वो पोजेशन ले सकता है हमेशा के लिए भी। मैरिन क्लोज भी होता है कभी कभार उसमें, मैरिन क्लोज मतलब क्या होता है, मैरिन का मतलब समुद्र वाला, है ना, हालांकि इसका तो अलग आता है आपका इंश्योरेंस, तो ये मैरिन मैरिन क्लोज भी होता है। अब द इंश्योरेंस प्रॉपर्टी, अगर कोई मान लो इंश्योर्ड प्रॉपर्टी है, फायर इंश्योरेंस के साथ साथ मैरिन इंश्योरेंस भी ले रखा है, यानी कि वो पानी से अगर पानी वजह से नुकसान हो गया, तो एनी फायर क्लेम इज टू बी सेटल फर्स्ट बाय मैरिन इंश्योरर,
ठीक है, पहला फायर क्लेम सेटल होगा मेरिन इंश्योरेंस के साथ, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा क्लेम का वो फायर इंश्योरेंस पे सेटल करेगा। मान लो कि अगर दो इंश्योरेंस हो सकते हैं, मैरिन भी फायर भी, तो पहले मैरिन वाला क्लेम देगा, उसके बाद देगा। ठीक है, उसके बाद एब्रिटेशन क्लोज भी हो सकता है कि एब्रिटेशन वाला कोई भी अगर डिस्प्यूट हो गया, मान लो इंश्योर्ड और इंश्योरेंस रिगार्डिंग सेटलमेंट, सच डिस्प्यूट शैल रेफर टू एन आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर उसे बोला जाएगा, आर्बिट्रेटर एक बुलाया जाएगा जो कि एक्चुअल में वो डिस्प्यूट को सेटल करेगा एंड जो कोर्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिमिटेशन क्लोज भी होता है कि इंश्योर्ड फोरफीट हिज क्लेम इफ इट डज नॉट टेक द क्लेम ऑफ टू अ कोर्ट विद इन 1 ईयर। अगर एक ही साल के अंदर वो क्लेम नहीं लेता तो फिर वो क्लेम फोरफीट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि वो क्लेम उसको अब नहीं मिलेगा अगर एक साल के अंदर उसने क्लेम नहीं लिया। समझ आ गई बात? ये चीज, यही चीज है, देखो ये लिखा हुआ है, इंश्योर्ड फॉरफीट हिज क्लेम इफ इट डज नॉट टेक द क्लेम टू अ कोर्ट ऑफ लॉ विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट। देखो वो कह रहा है कि अगर इंश्योरर ने मना कर दिया कि हम क्लेम नहीं देते और वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, कोर्ट ऑफ लॉ में पास नहीं गया एक साल के अंदर, तो वो क्लेम फॉरफीट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नहीं मिलेगा उसे। ठीक है, अब बात करते हैं क्लेम लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है फायर इंश्योरेंस में क्लेम का। तो पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जैसे हमने समझा अभी कि आपको राइटिंग में कम्युनिकेट नोटिस डिलीवर करना पड़ेगा ना, फिर आपको राइटिंग बताना पड़ेगा लॉस 15 दिन के अंदर, ये सारा वही चीज स्टेप है, वही आपको बता रहा है देखो। ठीक है, सारा बताना पड़ेगा, तो लॉस कितना हुआ, इंश्योरेंस कंपनी विल देन सेंड अ प्रोफेशनल, फिर इंश्योरेंस कंपनी अपना कुछ सर्वे प्रोफेशनल लोग भेजेगी, वो चेक करेगी लॉस एक्चुअल में हुआ है कि नहीं हुआ। फिर क्लेम का रिक्वेस्ट आपको फाइल करनी पड़ेगी, ये सारा क्लेम का रिक्वेस्ट देखो फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है कब फायर हुआ, डैमेज कैटेगरी क्या थी, एसोसिएट एक्सीडेंट क्या थी, प्रॉपर्टी की स्टेट बताओ, समरी ऑफ प्रोडक्ट डैमेज, सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ, कॉपी ऑफ पुलिस एफआईआर भी अगर हो सकती है, कोऑपरेटिव रहना पड़ता है फिर आपको, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है एक एक बंदा भेज सकती है जो कि टोटल लॉस डैमेज करेगा, तो उसके साथ कोऑपरेटिव रहो, उसको बताओ एक एक चीज। ठीक है, सारे जो डॉक्यूमेंट है वो सब उसको दो, हरी ना करो, उसकी बात हरी ना करो, मतलब कि रिम्बर्समेंट के लिए एकदम से आप हरी ना करो। वी टेक, उसमें आपको लिखा है वही चीज कि भाई आपको पहले देखा जाएगा, रश ना करो चीजों को, आराम से समझो, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजेशन पहले समझने दो इंश्योरेंस कंपनी को, तब आप लॉसेस को देखो, तब, क्योंकि सूट फाइल करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन पे पहले देखो चीज, फाइल योर क्लेम और लेट द इंश्योरेंस प्रोफेशन डू देयर वर्क, उसको काम करने दो इंश्योरेंस कंपनी को। समझ आ गई बात? ये सब चीजें होने से आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिकॉर्ड होते हैं, वही प्रॉपरली कंप्लीटेड क्लेम फॉर्म होना चाहिए आपका। ठीक है, क्लेम फॉर्म आप जो आपने भरा है, सर्टिफिकेटेड कॉपी, अगर आपको कोई सूट फाइल करना है कोर्ट में तो ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, फोटोग्राफ प्रोडक्ट डैमेज की, स्टडी ऑफ फायर ब्रिगेड, पुलिस एफआईआर की कॉपी है, कोई न्यूज आर्टिकल है आपके पास, न्यूज, ठीक है, सब चीजें। आई होप ये सब चीजें ऐसे समझ में आएगी। वीडियो को लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।